Hello, my dear friends. Welcome to at my YouTube channel HSC Classes by P यादव। तो जैसा कि दोस्तों हमने अनाउंस किया था कि कंप्लीट निबोस का कोर्स पढ़ेंगे हमारे YouTube चैनल पे, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट 1, व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों इंप्लीमेंट होना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए, किसी भी कार्यस्थल पे सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है। एलिमेंट 1 में इसी सब चीज के बारे में डिस्कशन है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, क्या क्या रीजंस है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए अपने वर्क प्लेस पे। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रीजंस हैं जो हमें वर्क प्लेस पे सेफ्टी मेंटेन करना है। तो दोस्तों 7 to 10 डेज में IG1 पूरा कंप्लीट कराऊंगा। देन उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी करेंगे ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी IG1 खत्म हो जाए, फिनिश कर दें, उसके बाद से एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। जैसा कि मैंने 2-3 वीडियो में यही बताया कि हम मेहनत और लगन से निबोस IG1 पढ़ेंगे, दिन रात एकाएक कर देंगे जब तक हमारा IG1 पेपर क्लियर ना हो। पहले क्या था, 2 पेपर क्लियर करने होते थे और अब वो केवल 1 पेपर हमें क्लियर करना है। टोटल उसमें 4 एलिमेंट है, बस और कुछ नहीं करना है। उसी 4 एलिमेंट को अपने को चाहे जैसे भी करके तोड़ मरोड़ कर, चाहे जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में हमें पढ़ने हो, समझ में आ जाए उस भाषा में हम पढ़ेंगे। लेकिन हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम कोशिश करेंगे कि निबोस को करेक्ट करें और एक अच्छे से जॉब पाने का सुनहरा मौका मिले। तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा टाइम लेते ना हुए हम चालू करते हैं एलिमेंट 1। एलिमेंट 1 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। Once you have studied this element, you should be able to। यदि आप एलिमेंट 1 एक बार पढ़ लेते हैं, यदि आप एक बार एलिमेंट 1 पढ़ लेते हैं तो आप समझ सकते हैं, या किसी चीज को यदि कोई भी क्वेश्चन है उसका आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि डिस्कस द मॉरल के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, और लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। मोरल रीजन, फाइनेंशियल रीजन और लीगल रीजन क्या क्या है जो हेल्थ एंड सेफ्टी हमें साइट पे मेंटेन करना चाहिए, वर्क प्लेस पे मेंटेन करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज रेगुलेटेड एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। किस तरह हम डिटेल में बात करेंगे, किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, और यदि किसी एनसी का कोई नॉन कंफर्मिटीज है, उसके नॉन कंप्लायंस ना करने से क्या क्या नुकसान, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, संभावनाएं हैं, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन देखेंगे। Summarize the main health and safety duties of different groups of people at work। मेन हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज, एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वर्कर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स क्या है, जॉइंट ऑक्युपायर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अलग अलग जो भी
वेंडर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या कौन से स्टेक होल्डर हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन एक्सप्लेन हाउ कॉन्ट्रैक्टर्स शुड बी सिलेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड। हम ये भी देखेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को यदि सेलेक्ट करना है तो किस क्राइटेरिया पे, किस बेस पे हम उसे सेलेक्ट करें। मान लीजिए किसी मैं क्लाइंट हो गया और मुझे कोई काम करवाना है, तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को मैं किस क्राइटेरिया के अनुसार मैं उसे सेलेक्ट करूं और कैसे उसके काम को मैं मॉनिटर करूं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले निबोस के ओल्ड सिलेबस में ये एलिमेंट 3 में था, सिलेक्शन ऑफ राइट कॉन्ट्रैक्टर्स का पहले एलिमेंट 3 में पढ़ते थे। आप देखिए मैं जैसा कि हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, निबोस ने हर एक चीज को बहुत ही सीक्वेंस तरीके से और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। इसके कुछ आगे बढ़ने से पहले हम एक बार चैप्टर्स पे ध्यान देंगे कि जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। मॉरल्स एंड मनी एलिमेंट 1.1, इंट्रोडक्शन टू की टर्म्स। सेफ्टी का डेफिनेशन क्या है, हजार्ड का क्या है, हेल्थ का क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द मोरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, मोरल रीजन क्या क्या हो सकते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करने होते हैं। देन फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, फाइनेंशियल रीजन क्या क्या है टू मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एलिमेंट 1.2, legal reasons for managing workplace health and safety. The international framework बोलते एक ढांचा, एक रूल इंटरनेशनल लेवल का। एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट, वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स क्या है। द रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इनके क्या रोल है। एनफोर्समेंट एजेंसी मतलब जो लीगल बाहर का जो भी है एनफोर्समेंट एजेंसी कहलाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और भी अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और कहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि पहले हम एलिमेंट 1 में भी था डिटेल में ये, देन इन्होंने कुछ निबोस के ओल्ड सिलेबस के एलिमेंट 3 में भी ये सारी चीजें लिटिल बिट एक्सप्लेन हुआ था, बट अभी एलिमेंट 3 से हटा करके सीधा एलिमेंट 1 में ही डिटेल में इन्होंने रख दिया है रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी को। Who does what if organization? The employer, the shared responsibility of joint occupiers of premise, यदि कोई दो डायरेक्टर्स हो, ज्वाइंट प्रोमाइसेस बोल सकते हैं, एक साइड पे दो से ज्यादा काम कर रहे हो, तो उसके बारे में डिस्कस है किस तरह के वहां पर उस जगह पर काम करना चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर का मैनेजमेंट कैसे करें। देन समरी, उसके बाद समरी पढ़ेंगे। ओवरऑल हमने क्या एलिमेंट 1 में पढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। देन एग्जाम स्किल्स, एग्जाम स्किल्स के बारे में देखेंगे जो निबोस की गाइडलाइंस है कि एग्जाम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है कि एग्जाम को किस तरह से तैयारी करें, कब पढ़ें, कैसा प्लान करें, कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, इस तरह के कुछ गाइडलाइंस निबोस का है वो हम देखेंगे। तो चलिए अब एलिमेंट 1.1 स्टार्ट करते हैं। मोरल्स एंड मनी, मोरल्स एंड मनी। इन दिस section the 3 main reason why an organization has to manage health and safety. इस सेक्शन में मोरल्स एंड मनी में यहाँ पे 3 ऐसे चीज है जिसकी वजह से वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन किया जाता है। पहला क्या है, मॉरल, दूसरा लीगल, एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल।
ये जो 3 चीज है इस पे भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल के चलते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करती है। क्वेश्चन भी इसी बेस पे लास्ट में हम देखेंगे कि क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करती है। तो हम बताएंगे वो 3 रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करती है। क्या? मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल। In this first section, we look at the 2 of these, the moral and financial reason. इस सेक्शन में हम moral और financial reason देखेंगे। The moral reason relates to the moral duty that one person has to another. Many people are killed, injured, are made sick by their work. This harm is morally unacceptable, and society as a whole demands that people are safe while at work. Moral reasons, क्योंकि बहुत काम करने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं अपने काम के चलते, कोई इंजर्ड हो जाता है, जो कि ये किसी भी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनएक्सेप्टेबल होता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, समाज जो है वो डिमांड करता है कि जो उसके एम्प्लॉय हैं, उसके अंदर में काम कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉय सेफ और सुरक्षित हो। नहीं तो क्या मोरल ड्यूटी क्या है, वो मोरल डाउन हो जाता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कोई भी बंदा इंजर्ड हो जाता है तो वहां पे क्या है, एम्प्लॉय का जो मनोबल है, मोरल है, वो डाउन हो जाता है और तरह तरह के रूमर्स फैलने लगते हैं। तो इसके लिए कंपनी को वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना है। देन आता है आपका फाइनेंशियल रीजन, रिलेट्स टू द फैक्ट दैट एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ कॉस्ट मनी। When an accident occurs, there will be direct and indirect cost as a result of that event. Some of these losses can be insured against, many of them will be uninsured. जब कोई एक्सीडेंट होता है, जाहिर सी बात है कि जब कोई एक्सीडेंट होगा तो कुछ न कुछ उसमें पैसे लगेंगे, विक्टिम को पे करेंगे। तो कुछ जो लॉस होता है वो क्या होता है, इंश्योर्ड होता है, उसकी बीमा होती है। और जो कुछ ऐसे रीजंस और भी कुछ मैटर्स हैं उस पे कॉस्ट अनइंश्योर्ड होता है। तो क्या इंश्योर्ड होता है, क्या अनइंश्योर्ड होता है, कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसका डिटेल में हम अभी इसी एलिमेंट में देखेंगे। देन आपका आता है इंट्रोडक्शन टू की टर्म्स। द टॉपिक ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेक्स यूज ऑफ कीवर्ड्स एंड फ्रेज। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसके बारे में हम देखेंगे जो रेगुलर इस एलिमेंट में यूज होने वाला है। हेल्थ का डिफिनेशन है द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ। अब्सेंस ऑफ डिजीज, यदि आदमी फिट है, कोई डिजीज नहीं है, वो उसका क्या है, वो हेल्थ, उसको आदमी हेल्दी है, अच्छा है, हेल्थ का डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे एस्बेस्टॉस क्रिएट्स अ हेल्थ रिस्क बिकॉज इफ यू इनहेल एस्बेस्टॉस डस्ट यू may contract lung cancer at some stage later in life। यदि आप एस्बेस्टॉस को इनहेल करते हैं तो लंग्स कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहता है स्टेज लेटर इन लाइफ, परहैप्स 20 or 30 years after you inhale the dust। 20 से 30 साल बाद इनहेल करते हैं। हेल्थ रिलेट्स नॉट ओनली टू फिजिकल इल हेल्थ, केवल आपको फिजिकली बीमारी नहीं होगी बट ऑल्सो टू साइकोलॉजिकल इल हेल्थ, आपको साइकोलॉजिकल बीमारी भी होने के चांसेस रहता है।
to extreme stress can lead to acute mental collapse or a nervous breakdown. Nervous system क्या है? breakdown हो सकता है. Then उसी तरह safety क्या है? The absence or risk of serious personal injury. The absence or risk of serious personal injury safety का definition है. For example, walking under a load suspended from a crane during a lifting operation is not safe, because if the load falls, serious personal injury or death could result. Staying out of the danger area results in safety. उदाहरण के तौर पे यदि कोई क्रेन ऑपरेशन चल रहा है और उसके नीचे से आप वॉक कर रहे हैं, मींस सस्पेंडेड लोड के नीचे से आप मूव कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? इन केस ऑफ मटेरियल ऊपर से गिरता है तो आपके ऊपर गिर जाएगा. इसके रिजल्ट क्या होगा? सीरियस इंजरी हो सकता है या आदमी उसमें मर भी सकता है. तो इसके लिए स्टेइंग आउट ऑफ द डेंजर एरिया रिजल्ट इन सेफ्टी. आप डेंजर एरिया से बाहर हैं तो क्या है? वो सेफ्टी है. Welfare. Access to basic facilities such as toilet facilities, hand wash stations, changing rooms, restroom, places where food can be prepared and eaten in relatively hygienic condition, drinking water and basic first aid provision. Welfare system क्या है? जहां पे एक उचित मात्रा में क्या हुआ? टॉयलेट फैसिलिटीज हो, हैंड वॉश सिस्टम हो, चेंजिंग रूम हो, रेस्ट रूम हो, और वहां पे क्या हो कि हाइजेनिक कंडीशन हो, जहाँ पे खाना आदमी खाते हैं, एम्प्लॉयज खाना खाते हैं, वहां पे हाइजेनिक कंडीशन हो, ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक फर्स्ट एड प्रोविजन वहां पे किया गया हो. वो सिस्टम क्या बोलते हैं? वेलफेयर फैसिलिटीज बोलते हैं. देन अब तो हमने मॉरल रीजन पढ़ा था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. The following global statistics have been published by the International Labour Organization as part of their SAFER program. You do not remember the actual figures. We give them to highlight the scale of the problem. आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है सेफर प्रोग्राम, उसमें उसके हिसाब से ये डाटा इन्होंने शो किया है. देयर आर ओवर 3,50,000 वर्क रिलेटेड फैटल एक्सीडेंट रिपोर्टेड ईच ईयर. जो हर साल है 3,50,000 वर्क रिलेटेड फैटल एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं. आज पर ILO के डाटा के हिसाब से इतने क्या होते हैं? वर्क रिलेटेड फैटल एक्सीडेंट होते हैं. देन हाफ ऑफ दिस अकर इन एग्रीकल्चर. ठीक इसके आधे 50% एग्रीकल्चर कार्य में होते हैं. ओवर 2.75 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज. हर साल में 2.75 मिलियन पीपल मरते हैं ड्यू टू कार्य करने के दौरान किसी बीमारी से या एक्सीडेंट से मरते हैं. Around 2.4 million of these deaths are attributable of occupational disease. इसके 2.4 million people deaths are attributable to occupational disease के चलते क्या होते हैं? डेथ होती है. There are over 270 million occupational accident and 160 million occupational disease recorded each year. हर साल 270 million occupational accident and 160 million occupational disease recorded each year. हर साल में इतने जो occupational accident और disease रिकॉर्ड किए जाते हैं. 4% of the world's gross domestic product is lost each year through the cost of injury, death, absence. इसका 4% जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, जो भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसका 4% भी एक्सीडेंट, इंजरी, डेथ में जाता है. अदर हाई रिस्क सेक्टर आर कंस्ट्रक्शन एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज.
These figures relate to the number of accidents and cases of disease which are reported and recorded globally. Not everything is reported for recorded, however, so the real figures are almost certainly higher. यह एक अनुमानित आंकड़ा है. हर एक एक्सीडेंट, हर एक इंसिडेंट जो कि रिकॉर्ड नहीं होता है, जितना दिखाया गया है इससे भी ज्यादा वो होने की चांसेस है. These statistics indicate that a huge amount of pain and suffering is experienced by people who simply go to work to earn a living. ये आंकड़ा दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो केवल अपना जीवन भरण पोषण के लिए काम पर जाते हैं. The numbers indicate the scale of the problem. जो नंबर्स है वो प्रॉब्लम को दर्शाता है. What the numbers don't do tell the individual story. ये एक इंडिविजुअल स्टोरी क्या है नहीं बताता है. When health and safety is not managed properly, जब हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं तो people can get killed and injured in gruesome way or suffer terrible disease that have massive impact not only on them. जब हम किसी वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज नहीं करते हैं तो आदमियों को सीरियस इंजरी और मौत हो जाती है, जिससे कि ये मासिव इम्पैक्ट केवल उन पे ही नहीं पड़ता बट आल्सो देयर डिपेंडेंट्स. केवल कोई एम्प्लॉय है उसको चोट लगता है तो कोई जरूरी नहीं है उसको ही नुकसान है, बट उसके थ्रू जो भी लोग जुड़े हैं डिपेंडेंट्स, जिस फैमिलीज, फ्रेंड, कलीग, दिस सफरिंग इज मोरली अनएक्सेप्टेबल. और वो लोग भी सफर करते हैं और मोरली क्या है, ये अनएक्सेप्टेबल है. यदि मैं ज्यादा स्पीड से यदि लेक्चर पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो पॉज करके भी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं. Then employers through management control the premises, equipment and working practices used by workers to produce the good and service that the employer requires. Employers therefore have a moral responsibility to provide safe and healthy working condition. ये एम्प्लॉयर मीन्स जिसके अंडर में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो कि प्रोवाइड कराए, हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराए. ये किसकी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है. इन सिंपल टर्म्स में बात करें तो द मॉरल रीजन कैन बी समराइज्ड एज, मॉरल रीजन को हम समराइज कर सकते हैं, इट इज द राइट थिंग टू डू. ये सही तरीका है करने का. It is right and proper that workers go to work to earn a living and return home in the same state, not suffering from ill health or serious physical injury. ये सही तरीका है कि जब कोई एम्प्लॉइज वर्कर काम करने के लिए जाता है तो जिस तरह से वो काम करने के लिए फिजिकली फिट पहुंचा है, सेम उसी तरह से शाम को क्या है घर अच्छे तरीके से लौटे, कोई भी बीमारी उसे ना हो, सीरियस फिजिकल इंजरी ना हो. पीपल एक्सेप्ट दिस एज ए फंडामेंटल राइट्स. ये आदमियों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कि जैसे वो सुरक्षित गए उसी तरह फैक्ट्री को शाम को उसी तरह सुरक्षित बाहर निकले. वर्कर्स एक्सपेक्टेड, वर्कर्स ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं. सोसाइटी एक्सेप्टेड, सोसाइटी भी इसे क्या एक्सेप्ट करती है. Over time, this social expectation has been translated into the legal standards. In this way, the moral argument drives legislation. यदि ओवर टाइम किसी से भी करवाते हैं तो क्या है, जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से ही करना है. The financial reason for managing health and safety. अब डिटेल में बात करेंगे फाइनेंशियल कौन से रीजन है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट करती है.
पर्सनल इंजुरी एक्सीडेंट्स, वर्कर इल हेल्थ एंड प्रॉपर्टी डैमेज कॉस्ट मनी। ये देखिए, यदि पर्सनल इंजुरी हुआ, वर्कर बीमार पड़ गया, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, तो वहां पे लॉस ऑफ मनी, पैसा खर्च होगा। व्हेन एन एक्सीडेंट और इन हेल्थ अकर्स, देयर विल बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट इवेंट। यदि इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार पड़ता है, तो वहां पे दो तरह के कॉस्ट का हमें लॉस होता है। एक तो कॉस्ट वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से हर एक अल्टरनेट एग्जाम में निबोस का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। सम ऑफ दीज लॉसेस कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट, कुछ जो लॉसेस है वो इंश्योर्ड होता है, बट मेनी कैन नॉट, लेकिन बहुत सारा जो है वो क्या होता है, इंश्योर्ड नहीं होता है। एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट the financial resources of an organization and in some cases can put an organization out of business। कुछ केसेस में फिनेंशियल रीजन अफेक्ट होता है रिसोर्सेस की वजह से। कभी कोई ट्रेवल करता है किसी बिजनेस पर्पज से। दिस इज द फिनेंशियल आर्गुमेंट फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। It is sometimes referred to as the business case because it focuses on money। But कुछ जो ऐसे रेफर जो करते हैं वो किसके चलते, मनी के चलते रेफर करते हैं। When an accident occurs, जब एक्सीडेंट होता है, the organization will face both direct and indirect cost। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट होता है तो वहां पे दो तरह से फिनेंशियल तरीके से हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक हो जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक अनदर वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, द मेजरेबल कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सीडेंट। ये वो कॉस्ट है जो डायरेक्ट एक्सीडेंट में पैसे लॉस होते हैं, हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा उठाते हैं, वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, those which are arise indirectly as a consequences of the event। जो ये वो कॉस्ट्स हैं जिसमें इवेंट के जो दुर्घटना होती है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगने वाले कॉस्ट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑफन डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई प्रीसली एंड मे बी हार्ड टू आइडेंटिफाई। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, अलग अलग करना उसे बहुत क्या है, मुश्किल है कि कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा इनडायरेक्ट कॉस्ट है और कितना उसमें पैसा लग रहा है, इसमें हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। देन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। जब किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉयज को चोट लगती है तो जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए खर्चे जाते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है। वर्कर सिक पे, यदि वर्कर बीमार हो गया उसके लिए भी यदि दवा हम मेडिसिन दे रहे हैं वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। रिपेयर्स टू और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स। यदि हम किसी इक्विपमेंट को रिपेयर कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, या डैमेज कुछ इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसको रिपेयर कराने में जो काम आ रहा है, जो पैसे खर्च हो रहे हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। लॉस्ट ऑफ डैमेज प्रोडक्ट, और वहां पे यदि मैंने कोई एक्सीडेंट के चलते यदि कुछ डैमेज हो गया, वो भी क्या है, कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया जिसको हम सेल करने वाले थे, वो प्रोडक्ट क्या है, डैमेज हो गया, तो डायरेक्ट लॉस में, डायरेक्ट कॉस्ट में काउंट होगा। Then lost production time while dealing with the injury। ये भी तरह से लॉस है। यदि किसी लाइन पे, किसी साइट पे किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया या इंजर्ड हो गया या हाइट से गिर गया,
तो उस टाइम क्या होगा, जो आसपास के जो भी बंदे होंगे वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, जो भी वर्कर रहेगा वो इकट्ठा हो जाएगा, तो भी क्या एक प्रोडक्शन लॉस है। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट के कुछ उदाहरण देखेंगे। रिडक्शन इन स्टाफ मोरल विच इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एम्प्लॉय का जो मनोबल है, मोरल है, वो क्या है, वो डाउन हो जाएगा। और जब मोरल डाउन हो जाएगा एक्सीडेंट के चलते, कैसे, यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको दुख व्यतीत करने में सारा स्टाफ लगा रहेगा, जैसे कि हाँ वो अच्छा आदमी था, या थोड़ा सा उनका मनोबल काम करने का डाउन हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, इंपेक्शन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी, और एफिशिएंसी, जहां पे यदि उसे 10 मान लो ईंट निकालना था, उस जगह पे वो 5 या 6 ही निकालेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट के चलते क्या होता है, मोरल डाउन हो जाता है किसी भी स्टाफ का। जनरल डिफिकल्टीज इन रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग स्टाफ एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट। यदि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी जगह पे हमें किसी दूसरे स्टाफ को हायर करना है, तो उसमें भी क्या होता है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट लगता है। जो वर्कमैन बेड पे है उसके बदले ओवर टाइम भी किसी से करवाना है, और उसका प्रोडक्शन का जो एफिशिएंसी है वो भी मैच करना है, और रिक्रूट करना, किसी को बुलाकर, किसी के इंटरव्यू के लिए हम बुलाएंगे तो उसको चाय नाश्ता पानी, फिर वो कितने दिन में ज्वाइन करेगा, उसकी जो नोटिस पीरियड है, तो उस बीच में जो लॉस होगा वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितना लॉस हुआ है इनडायरेक्ट में। लॉस ऑफ गुडविल ऑफ कस्टमर्स फॉलोइंग डिलेज इन प्रोडक्शन एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स। आप कस्टमर की नजरों में हम थोड़ा सा, हमारी जो गुडविल है वो डाउन हो जाएगी। कस्टमर हमें ऑर्डर देने से मना भी कर सकता है, और जो प्रोडक्शन का भी लॉस होगा, और हम जो कस्टमर का जो ऑर्डर है वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो भी हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होगा। डैमेज टू पब्लिक इमेज एंड बिजनेस रेपुटेशन, हमारा जो पब्लिक इमेज है वो भी खराब होगा, किसी एक्सीडेंट के चलते हमारा जो पब्लिक डिमांड है वो भी हमारा क्या होगा, डैमेज होगा, रेपुटेशन खराब होगा। बिजनेस से संबंध भी थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे। यदि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट होता है तो सिंपली से बोलते हैं कि यार उस कंपनी में एक्सीडेंट तो होता रहता है, तो पब्लिक के दिमाग में ये फिट हो चुका है, तो इस तरह से क्या होगा, पब्लिक में रेपुटेशन हमारी डाउन होती चली जाएगी। डैमेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो भी खराब होंगे, परहैप्स लीडिंग टू इंडस्ट्रियल एक्शन, एग्जांपल स्ट्राइक। अब बहुत सारे इंडस्ट्री में देखते होंगे जहां कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पे सारे लोग आसपास के इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास के गांव वाले, और रिजल्ट क्या होता है, वो स्ट्राइक होने की पूरी चांसेस रहती है। तो ये जो सारे रीजंस है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का, आप भी इसी तरह से गेस कर सकते हैं कि और क्या डायरेक्ट कॉस्ट हो सकते हैं, क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से जितना इसमें इन्वॉल्व होंगे, सोचेंगे कि कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो पूरी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से भी आइडेंटिफाई करें विच वन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड विच वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कुछ जो कॉस्ट है इंश्योर्ड होता है और कुछ अनइंश्योर्ड होता है, वो भी हम देखेंगे कि कौन सा इंश्योर्ड होता है और कौन सा अनइंश्योर्ड होता है, जिसकी कोई बीमा नहीं होती है। It is usually possible to take out insurance to cover some of the losses that might foreseeably occur to an organization. In most countries, to take out insurance to cover some of the losses that might foreseeably occur to an organization. जो
आसपास में जो एक्सीडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस जो होता है वो कवर होता है। इन मोस्ट कंट्री इट इज कंपल्सरी टू टेक आउट एम्प्लॉयज लायबिलिटी इंश्योरेंस सो दैट इफ अ वर्कर इज किल्ड और इंजर्ड एट वर्क देयर इज इंश्योरेंस इन प्लेस टू पे दैट वर्कर। बहुत सारे कंट्री में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वर्कर्स का इंश्योरेंस कराकर रखे। यदि उसको कार्यस्थल पे इंजर्ड होता है या डेथ होती है तो तुरंत उस विक्टिम को पे किया जा सके। आर देयर डिपेंडेंट्स या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको तुरंत पे किया जा सके। कंपनसेशन एंड टू मीट द एम्प्लॉयड सिविल कॉस्ट एज वेल एज मीटिंग अ लीगल रिक्वायरमेंट। इससे जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होती है। दिस इंश्योरेंस में प्रोवाइड सम कंफर्ट टू वर्कर्स। इस तरह का इंश्योरेंस है जो वर्कर्स को कंफर्ट पहुंचाती है। Knowing that in the event of an injury, the employer is insured compensate them financially. Similarly, it is usually for an employer to insure their employee and stock against fire. कुछ वर्कर जो है इस इंश्योरेंस से क्या है सेफ और कंफर्ट महसूस करते हैं। Knowing that in the event, उस जो भी दुर्घटना में उसको जानते हुए भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी फाइनेंशियल कंपेंसेट करे, इंश्योरेंस जो है फाइनेंशियली हेल्प करे और लीगल रिक्वायरमेंट को भी मैच करे। However, it is not possible to insure against all losses. ये संभव नहीं है कि जितने सारे लॉस है सब इंश्योर्ड हो सके। जैसे कि यहाँ पे तो वर्कर्स को जो पैसा दिया जाएगा वो तो इंश्योर्ड कर लिया उन्होंने एम्प्लॉयर ने, बट कुछ जो लॉसेस ऐसे हैं जिसको कवर नहीं कर सकते। जैसे कि सम लॉसेस आर अनइंश्योरेबल बाय देयर वेरी नेचर। कुछ जो लॉस है अनइंश्योर्ड होता है वो अपने स्थिति के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे you cannot take out an insurance policy to pay money should you be prosecuted and fined in the criminal law courts. अब इस तरह का जो क्रिमिनल कोर्ट्स हो गया, जो फाइन लगेगा आपके ऊपर, उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम इंश्योर नहीं करा सकते। as it would no longer act as an effective deterrent. Other losses cannot be insured against because the loss is too difficult to quantify. ये इनडायरेक्ट जो अनइंश्योर्ड कॉस्ट है वेरी डिफिकल्ट है, क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। और बिकॉज द इंश्योरेंस वुड बी टू एक्सपेंसिव टू कंसीडर। अदरवाइज यदि कुछ चीजों का हम इंश्योरेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट क्या होता है कि वो उसका जो प्रीमियम है वो बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट लॉस ऑफ रेवेन्यू। यदि उनका रेवेन्यू लॉस होता है उसका वो लोग इंश्योर नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर केवल ले सकता है तो अपने मटेरियल्स, प्रोडक्ट, बिल्डिंग्स का इंश्योरेंस करा सकता है। इफ देयर बिजनेस रेपुटेशन इज डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ अ मेजर वर्कप्लेस एक्सीडेंट, यदि उसके ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन में, उसके वर्क प्लेस पे एक मेजर एक्सीडेंट होता है और वो लॉस होता है, रेपुटेशन लॉस होता है, तो क्या होता है वो भी उसको भी हम अनइंश्योर्ड कॉस्ट में काउंट करते हैं, उसको हम इंश्योर्ड नहीं करा सकते। देयर इज नो लॉ दैट प्रिवेंट्स दिस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इस तरह का कोई नियम कानून नहीं है कि इस तरह के इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया जा सके, बट इट सिंपली नॉट ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस प्रोवाइडर। बट ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर के द्वारा भी नहीं ऑफर नहीं किया जाता है। मेनी ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, बहुत से सारे जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट है एसोसिएटेड विद वर्क प्लेस एक्सीडेंट आर अनइंश्योर्ड फॉर दिस रीजंस। बहुत जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है बहुत से जगह पे कुछ रीजन की वजह से वो इंश्योर्ड नहीं होते हैं। द ब्रिटिश रेगुलेटर के अनुसार द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव HSC have estimated that uninsured losses are between
8 and 36 times greater than uninsured losses. द ब्रिटिश रेगुलेटर बोलते हैं कि जितना हम डायरेक्ट कॉस्ट देते हैं उसके 8 से 36 गुना ज्यादा हमें अनइंश्योर्ड कॉस्ट का लॉस होता है। इंश्योर्ड कॉस्ट है वो रिकवर हो गया, बट जितना हम इंश्योर्ड कॉस्ट विक्टिम को देते हैं उसके 36 गुना तक क्या होता है, अनइंश्योर्ड लॉस होता है। दे प्रोवाइड अ रफ एवरेज फिगर ऑफ 10 टाइम्स, उसके 10 टाइम रफ फिगर है between 8 and 36 times greater than insured loss they provide through average. This is sometimes referred to as the uninsured loss iceberg. Iceberg theory आपने देखा होगा, उसके हिसाब से ये ज्यादा कॉस्ट अनइंश्योर्ड कॉस्ट जाता है कि उसका जो मोर देन 50% का होता है पानी के अंदर होता है। उस तरह से आइसबर्ग थ्योरी के हिसाब से इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट देखा जाता है। बिकॉज द ग्रेटर लॉस आर अनसीन बिलो द वाटर लाइन, जो अनसीन जो हिस्सा होता है जो पानी के अंदर होता है वो हमारा क्या है, अनइंश्योर्ड कॉस्ट है। एंड आर क्वाइट कैपेबल ऑफ सिंकिंग द सी, जो इंश्योर्ड कॉस्ट है उसके 10 गुना ज्यादा हमें अनइंश्योर्ड कॉस्ट को क्या होता है, विक्टिम को पे करना पड़ता है या एम्प्लॉयर को लॉस होती है। ये कुछ एग्जाम्पल है कि कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट है, इंश्योर्ड कॉस्ट होता है और कौन सा अनइंश्योर्ड कॉस्ट होता है। डैमेज ऑफ पॉसिबल एग्जाम्पल्स ऑफ पॉसिबल इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड लॉसेस इंक्लूड। इंश्योर्ड कॉस्ट, इंश्योर्ड में क्या क्या आएगा, डैमेज टू द प्लांट, यदि आपका प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट डैमेज होता है उसका भी इंश्योर हम करा सकते हैं। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, यदि बिल्डिंग और इक्विपमेंट भी डैमेज होता है तो उसका भी क्या होता है, इंश्योर्ड और इंश्योर्ड कॉस्ट में आता है। देन कंपनसेशन पेड टू वर्कर, जो हम वर्कर को डायरेक्ट पे करते हैं कंपनसेशन इंज्योर्ड के बाद, इल हेल्थ के बाद, तो वो भी क्या आएगा हमें इंश्योर्ड कॉस्ट, उसका भी हम इंश्योर्ड। जो मेडिकल कॉस्ट है वो भी एक इंश्योर्ड कॉस्ट है। लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लीगल क्लेम ऑफ कंपनसेशन, जो कंपनसेशन के लिए कॉस्ट हम ऑलरेडी इंश्योर करा के रखते हैं किसी विक्टिम को यदि चोट लगे। हर, वैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हर कंट्री में अलग अलग तरह के रूल है कि किसी हर एक वर्कर का आपको बाद इंश्योरेंस होना चाहिए। जो विक्टिम बीमार होता है या उसकी डेथ होती है या सीरियस इंजर्ड होता है तो उसको पे किया जाता है। अनइंश्योर्ड कॉस्ट में क्या आएगा, प्रोडक्शन डिले और डाउन टाइम, जो एक्सीडेंट के चलते जो प्रोडक्शन डिले होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, जो टाइम नुकसान होगा उसको हम इंश्योर्ड में नहीं रख सकते, वो जो कॉस्ट है अनइंश्योर्ड में काउंट होता है। लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सीडेंट, यदि जिस एरिया में जिस प्रोडक्ट के पास में एक्सीडेंट होता है तो वहां पे क्या होता है, मटेरियल भी जो रॉ मटेरियल है या कुछ प्रोसेस है तो उसके चलते जो नुकसान होता है वो भी अनइंश्योर्ड कॉस्ट है, उसका भी कोई बीमा नहीं होता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम, जो हम किसी एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें जो टाइम लगेगा वो क्या होता है, अनइंश्योर्ड कॉस्ट में काउंट होता है। क्रिमिनल फाइन्स एंड लीगल कॉस्ट, यदि कोई क्रिमिनल फाइन कर दिया, लीगल कोई नोटिस आ गया तो वो भी अनइंश्योर्ड कॉस्ट होता है। सिक पे फाइन इंज्योर्ड वर्कर, जो उसको घर बैठेगा उसको हम जो पे करेंगे वो भी क्या होता है, अनइंश्योर्ड होता है। ओवर टाइम टू मेक फॉर लॉस्ट प्रोडक्शन, ओवर टाइम करवाएंगे, यदि कोई ट्रेंड ऑपरेटर है वो इंज्योर्ड हो गया, उसके बदले हम किसी दूसरे ऑपरेटर को लाकर जो ओवर टाइम करवाते हैं अपना प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी क्या है, अनइंश्योर्ड होता है। देन हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय, जब हम नया एम्प्लॉय जब हायर करते हैं तो उसमें भी हमारा इन अनइंश्योर्ड कॉस्ट होता है। जैसे कि किसी कैंडिडेट को आप इंटरव्यू के लिए बुलाए, उसको आप हायरिंग करेंगे, सीवी देंगे, उसका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, उसके चाय पानी के लिए पूछेंगे, तो क्या है वो अनइंश्योर्ड कॉस्ट में काउंट होता है।
लॉस ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, जो मार्केट में आपका रेपुटेशन डाउन होगा उसको भी हम अनइंश्योर्ड कॉस्ट में काउंट करेंगे। उसका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है कि आपका जो मार्केट में वैल्यू जो डाउन हुई है उसको आप दोबारा से अचीव कर सके। देन द वर्थ remembering that even if a loss is covered by insurance, most insurance policies come with an excess and with a limit. हर एक चीज की लिमिट है, आप जितने तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। The excess is the amount of money that it will be payable by the organization before any payment is forthcoming from the insurer. Example, the first 5,000 of any claim. The limit is the cap above which the insurer will not pay. Example, if you have 2 million building and contents fire insurance, but it costs 3 million to rebuild and restock your premises, then the insurer will only pay the first 2 million and the remaining sum is uninsured. कुछ जितना हम इंश्योरेंस कराते हैं, यदि हमारे प्रोडक्ट डैमेज कुछ लॉस होता है तो उस हिसाब से इंश्योर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है तो आपको उस हिसाब से पूरे कॉस्ट नहीं मिलेंगे। यदि मान लीजिए कोई गाड़ी है, मैंने 50,000 रुपए की गाड़ी ली, यदि कहीं वो एक्सीडेंट हो गया तो वो जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है, वो आके विजिट करेगी और उसका कुछ हिस्सा ही हमें 70-80% जो है वो देगी। बाकी जो 20% है वो जो उसका ओनर है उसको अपने साइड से लगाने पड़ेंगे। तो जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ हमारा स्टडी क्वेश्चंस निकल के आया है, जैसे कि डिफाइन हेल्थ का डिफिनेशन क्या है, सेफ्टी की डिफिनेशन क्या है और वेलफेयर की डिफिनेशन क्या है, हमने ऑलरेडी देखा है। आप नोट करते जाइए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, आप वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हैं। बाकी जो इसका आंसर्स है हम इसके लास्ट में देखेंगे। एक्सप्लेन द 3 रीजन why an organization should manage health and safety। वो 3 रीजन कौन से हैं जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करती है। मोरल, फाइनेंशियल एंड लीगल। गिव 3 इंश्योर्ड कॉस्ट एंड 3 अनइंश्योर्ड कॉस्ट दैट माइट अराइज फ्रॉम अ वर्कप्लेस एक्सीडेंट। 3 इंश्योर्ड कॉस्ट का एग्जांपल दीजिए और 3 अनइंश्योर्ड कॉस्ट का एग्जांपल दीजिए। जैसे कि जो वर्कप्लेस पे एक्सीडेंट होता है उसके 3 इंश्योर्ड कॉस्ट और 3 अनइंश्योर्ड कॉस्ट को हमें एग्जांपल लिखना है। तो आप पीछे वीडियो में देख करके इसमें आप लिख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में एलिमेंट 1.2 आगे कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे या यदि आपके कुछ सजेशन है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस अगले वीडियो में हम एलिमेंट 1.2 आगे की तरफ से फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।